we have already started with chapter number 2, and that is cultural heritage of India, traditional handicrafts and fine arts. So absolutely we have taken awful of things in that, but today we are going to discuss about the leather industry of India. Secondary thing is this, it is the most IMP question you are gonna get from this particular chapter. So I would recommend that as far as leather industry of India is concerned, definitely you are supposed to cram this out, or you are supposed to learn this answer by heart. So chalo, without any delay, let's begin with leather industry. चलिए, सबसे पहले skin of dead animals was used for various purposes in ancient India. If you find ancient India, तो ancient India में होता क्या था? तो ancient India में बहुत सालों से, बहुत पहले से ये सब चलता आ रहा है कि भाई जो भी एनिमल डेड हो जाता है या मर जाता है तो उसकी स्किन हम बहुत सारे चीजों के लिए, बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम उसे यूज करते हैं. After the death of animal, its skin was processed in a traditional manner. और उस टाइम पे क्या होता था कि ट्रेडिशनल मैनर पे उसकी जो कोई भी स्किन होती थी उसे प्रोसेस किया जाता था. उसको वैसे ही यूज नहीं कर सकते, उसे प्रोसेस करना पड़ता था. और उस टाइम पे भी एक ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग पद्धति थी, तो लोग उसी को फॉलो करके वो प्रोसेस उसके ऊपर करके कई सारी चीजें उसमें से बनाते थे. लेदर वॉज प्रोमिनेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग मसक. अब मसक क्या है? तो मसक इज अ लेदर बैग फॉर फैचिंग वाटर. अगर आप एंशिएंट इंडिया की कोई भी स्टोरी उठा के अगर देख लेंगे, ओके, गुजराती साहित्य और हिंदी साहित्य में भी ऐसी स्टोरी का कई जगह पे जिक्र है कि जहां पे एक आदमी मसक लेके लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का काम करता था. राइट? तो सिंपल लॉजिक इज इसके मसक पहले के जमाने में काफी इस्तेमाल किए जाते थे. ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो आपको ये भी मान याद होगा कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जितने भी रोड से सभी रोड्स धोए जाते थे, तो वहां पे क्या होता था, तो जितने भी सर्वेंट्स रहते थे वो अपने हाथ में मसक लेके जाते थे और मसक से ही वो पूरा रोड धोते थे. ओके, तो अगर आप कोई भी पुरानी फिल्म देख लेंगे जो इससे रिलेटेड है तो मसक का कौन सी टाइप की बैग है वो आपको मालूम पड़ ही जाएगा. लेकिन फिलहाल मैंने स्क्रीन में दिखाया भी है कि भाई मसक कौन से टाइप की बैग रहती है. तो चलिए, इसको मसक, अ लेदर बैग फॉर फैचिंग वाटर. एंड कूज इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. यस, यू कैन फाइंड इट आउट हियर. ओके, तो कूज इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ड्रम, ढोलक, तबला, इन सभी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, उन सभी के जो ऊपरी लेयर रहता है वो ऊपरी लेयर किससे बनता है? प्योर लेदर से ही बनता है. एंड द बेलोज यूज्ड बाय ब्लैकस्मिथ. बेलोज यूज्ड बाय ब्लैकस्मिथ. बेलोज, ओके, बेलोज आप देख सकते हैं. ओके, अब आपको देखते ही मालूम पड़ा होगा कि ये यूज क्या करता है. तो आप जानते हो कि ब्लैकस्मिथ को जब भी वो कास्टिंग आयरन का काम करता है तो उसे क्या जरूरत पड़ती है? तो जब भी कास्टिंग का काम चलता है तो यू नो दैट दे नीड टू हैव सम ब्लोइंग्स, दे नीड टू हैव सम दे हैव टू ब्लो सम ऑक्सीजन इनटू दैट. ओके, ताकि कास्ट आयरन का काम अच्छी तरह से हो सके. तो एब्सोल्युटली बेलोज क्या काम करता है? तो बेलोज वही जो फूकने का काम हम जिसे बोलते हैं वो बेलोज से वो फूकने का काम ही होता है. ओके, तो एब्सोल्युटली बेलोज यूज्ड बाय ब्लैकस्मिथ्स एंड वेरियस types of footwear, leather belts to tie animals and etc. belts, okay, वगैरह चीजें जो फुटवेयर, ये ऐसी कोई चीजें हैं जो जाती जिंदगी में हम काफी यूज करते हैं. तो वो सभी चीजें हम एब्सोल्युटली लेदर से ही बनाते थे और अभी भी ये सब चीजें लेदर में ही चलती हैं. Leather was also used to prepare shield, which was used during wars. क्या बात है बॉस? ओके, लेदर के शील्ड बनते थे, लेदर के शील्ड बनते थे. ओके, और वो इतने मजबूत होते थे कि वो तलवार के अटैक को भी बैर कर सकते थे. तो एब्सोल्युटली वी कैन स्पीक लाइक दिस. ये बढ़िया वाली इंफॉर्मेशन है कि लेदर वाज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर शील्ड, व्हिच वाज यूज्ड ड्यूरिंग वॉर्स. लेदर इंडस्ट्री हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन एंशिएंट इंडिया. इससे आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि लेदर इंडस्ट्री का एंशिएंट इंडिया में भी काफी दबदबा था, ऐसा हम जरूर से बोल सकते हैं. देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लास्ट पॉइंट है वेल निटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान या वेल निटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान. अगर आप राजस्थान की कोई भी मोजड़ी जिसे जो निटिंग की हुई हो तो वो भी लेदर की ही रहेगी. ओके, तो फाइन, वेल निटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान, शूज, leather, knitted paws, okay, belt and other things made out of the leather for horse, camel, like सांड, पलान, लगाम and whip were very much in use. Okay, तो ये सब चीजें क्या है?
तो हम लोग लेदर के पर्सेस जो होते हैं, लेदर के बेल्ट जो होते हैं, वो सब तो हम लोग यूज करते ही है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे जानवरों के लिए भी कुछ चीजें बनाई जाती थी और वो भी लेदर में से ही बनती थी। जैसे हॉर्स और कैमल के लिए सांज बनता है, ओके, पलान बनता है, ओके, लगाम बनती है, लगाम जो खींचने वाली आती है वो भी एब्सोल्युटली किसकी रहती है, वो भी लेदर की रहती है। व्हिप माने तो चाबुक, ओके, जिस चाबुक के जिस चाबुक से वो लोग एनिमल को पीटते हैं, एब्सोल्युटली वो व्हिप भी बनाई गई है। अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी चलिए, ओके, थोड़े हंटर जैसी चीज रहती है तो वो सब चीजें भी उस टाइम पे लेदर से ही बनती थी। ओके, चलिए, तो ये जो जितना भी हमने देखा वो सब लेदर एंशिएंट लेदर इंडस्ट्री के बारे में हमने सोचा, और बहुत सारी चीज ऐसी है लेदर में जो अभी भी काफी अच्छी तरह से चल रही है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डायमंड एंड बेड वर्क एंड एनिमल वर्क ऑफ इंडिया। ओके, चलिए, ओके, तो उस टाइम पे क्या था, डायमंड वर्क भी होता था, बेड यानी मोती का जो वर्क बोलते हैं वो भी होता था, और एनिमल वर्क भी होता था। और ये सब चीजें आपके लिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम भी है, तो इसे कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से आपको लर्न करना है। इंडिया हैज 7,517 किलोमीटर लॉन्ग coastline surrounding all the three directions, east, west and south। आप लोग जानते ही हो, ओके, कि लास्ट में आपने ये पढ़ा ही है, ओके, और इस साल भी सबसे पहली लाइन इसमें यही है कि इंडिया का कोस्टलाइन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। Nobody is enjoying the coastline as much as we do. Absolutely, India has 7,517 kilometers long coastline, और उसकी वजह से क्या आता है कि in all the three directions, उसकी वजह से क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में हम अच्छे खासे या अच्छी तरह से बिजनेस कर पाते हैं, राइट। तो 4 में से 3 डायरेक्शंस में तो हम अच्छी तरह से बिजनेस कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कोस्टलाइन। सो डायमंड्स एंड बेड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी। सेकंड थिंग इज दिस कि जब अपनी इतनी सारी अपने पास कुदरती संपदा है या इतना सारा अगर ओशंस अपने आसपास है, तो हमें दो चीजें तो बिल्कुल छूटनी नहीं चाहिए, और वो दो चीजें क्या है, एक तो डायमंड और दूसरे कौन से है, बेड। तो ये दोनों चीजें कुछ अच्छे खासे मात्रा में हमें इन सब जगहों से मिल ही जाते हैं। There has been a wide use of gems and diamonds since ancient times। और आप जानते ही हो, ओके, पहले के जमाने में जिनमें किंग्स और क्वींस थे, ओके, वो लोग डायमंड्स और बेड्स पहनने के यूज टू रहते। ओके, आज की दुनिया में भी अगर देखें तो सभी को डायमंड्स लेना है, ओके, अगर डायमंड अपने रेंज में आता है तो हम जरूर से लेंगे। बेड्स की जितनी भी सारी चीजें हैं वो आजकल के मेल्स तो नहीं लेते, लेकिन फीमेल्स या लेडीज और गर्ल्स वुड लाइक टू वेयर देम। ओके, देयर हैज बीन अ वाइड यूज ऑफ जेम्स एंड डायमंड्स सिंस एंशिएंट टाइम। तो एंशिएंट टाइम से ये सब अपने कल्चर में चला आ रहा है। Since ancient time, trade of diamond and beads were carried out through sea routes with different countries across the sea। Okay, और इन सब चीजों में सबसे पहले ये सब चीज जो जितनी भी चीजें हैं उन पर हम जितना भी वर्क करते थे, अपनी आसान भाषा में अगर बोले तो हम जितना भी ज्वेलरी वर्क करते थे वो पूरा वर्ल्ड फेमस है, वो आज की तारीख में भी वर्ल्ड फेमस है। तो क्या होता था, तो इतनी अच्छी कॉस्टलाइन थी तो इन सब चीजों का हम अच्छी तरह से बिजनेस भी कर पाते थे। तो दो चीजें थी कि कॉस्टलाइन की वजह से हमें दो प्रॉफिट होते थे। सबसे पहले तो बेड्स और डायमंड्स मिलने में कोई कमी नहीं थी, कोई कसर नहीं थी अपने यहाँ। और सेकेंडरी थिंग इज दिस कि इतने अच्छे कॉस्टलाइन की वजह से हम इन डायरेक्शन में यानी कि ईस्ट, वेस्ट और साउथ में अच्छी तरह से बिजनेस भी उसका कर पा रहे थे। ओके, डायमंड स्टडीड ऑर्नामेंट्स have been in a great demand in foreign countries since long। और डायमंड इंडस्ट्री जो जितनी भी है, ओके, फॉरेन में यहाँ पे डायमंड की अभी डिमांड थोड़ी बहुत कम या ज्यादा होती रहती है अपने कंट्री में, लेकिन एशियन टाइम्स अगर देखा जाए तो एशियन टाइम्स में फॉरेन लैंड्स में या फॉरेन कंट्रीज में डायमंड की डिमांड कुछ ज्यादा ही है। बस उसी वजह से सूरत और एब्सोल्युटली अहमदाबाद की जितनी भी डायमंड फैक्ट्रीज है वो अच्छी तरह से चलती है। अगर आप थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज की बात करें तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि 10 में से 9 डायमंड्स, कैन यू बिलीव दिस, 10 में से 9 डायमंड्स पॉलिश होने के लिए इंडिया में ही आते हैं। कैन यू बिलीव दिस, 10 में से 9 डायमंड्स जितने भी वर्ल्ड में, जितनी भी वर्ल्ड की खदानें हैं उसमें से जितने भी डायमंड्स निकलते हैं उसमें 10 में से 9 डायमंड्स इंडिया में पॉलिशिंग के लिए आते हैं। इतना बड़ा इंडस्ट्री है अपना डायमंड का, और ज्यादातर ये इंडस्ट्रीज 2 जगह पे कॉन्सेंट्रेट है।
एक तो गुजरात में सूरत में और दूसरी जगह गुजरात के ही अहमदाबाद में। तो हम तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि 10 में से 9 डायमंड्स इंडिया में आते हैं और उस 9 में से 8 डायमंड गुजरात में आते हैं। क्यों? क्योंकि गुजरातीज are leading in the business of diamonds since ancient times. You can understand that. Okay, so diamonds and ornaments have been in great demand in foreign countries since long. Okay, चलिए कुछ और देखते हैं। The world famous diamonds like Kohinoor and Great Mughal were found from India only. Okay, आप लोग तो जानते ही है। आप लोगों ने एक डायमंड का नाम तो जरूर से सुना होगा। वो डायमंड कौन सा है? कोहिनूर, जो ब्रिटिशर्स हम लोगों से छीन के ले गए। बहुत सारे लोग बोलते उसे गिफ्ट में दिया, ऐसा कुछ वैसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो सीधी भाषा में बोलूंगा, आसान भाषा में बोलूंगा कि वो लोग अपने से छीन के ले गए और वहां के ब्रिटिश के म्यूजियम, लंदन के म्यूजियम में कोहिनूर हीरा अभी भी विजिबल है। ओके, और देखिए ग्रेट मुगल, कोहिनूर के बारे में तो हम लोग सब कुछ जानते हैं। ओके, उसके अलावा भी क्या है? ग्रेट मुगल। ओके, तो इसके बारे में हम लोग कुछ कम ही जानते हैं, ज्यादातर इसके बारे में बात नहीं होती। लेकिन ग्रेट मुगल वेर फाउंड फ्रॉम इंडिया ओनली। ओके, ये इतने बड़े बड़े डायमंड्स, इतने बढ़िया टाइप के डायमंड्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते थे और कहीं भी नहीं। अगर दुनिया के टॉप 5 डायमंड्स में आप देखोगे तो टॉप 5 डायमंड्स में कोहिनूर और ग्रेट मुगल रहेगा ही रहेगा। जहां तक मेरी नॉलेज बोलती है तब तक कोहिनूर तकरीबन 57 कैरेट का था। ओके, हम लोग 24 कैरेट पे खत्म हो जाता है, आप जानते ही हो। लेकिन जब तक कोहिनूर डायमंड की अगर बात करें तो कोहिनूर डायमंड 57 कैरेट का था। कैन यू एवर इमेजिन दिस? ओके, तो कोहिनूर की आज की तारीख में कीमत क्या होगी? उसकी कीमत करोड़ों में नहीं, खरबों में या अरबों में होगी। लेकिन क्या करें, अभी वो अपने पास नहीं है। ब्रिटिशर हमसे लूट के ले गए। ऐसा ही मुगल या ग्रेट मुगल डायमंड का भी कुछ ऐसा ही है कि वो लोग हमसे लूट के ले गए। अगर सिर्फ और सिर्फ हम इस 2 डायमंड की डिमांड अगर ब्रिटिशर से करें तो उनको हमें खरबों रुपए देने पड़े। लेकिन फिर भी छोड़िए, चलिए, कुछ हो नहीं रहा उस दिशा में और कुछ कर भी नहीं सकते अब तुम। ओके, एज इंडियंस आर fond of diamonds and beaded and ornaments, varieties found in great deal। हम पहले से डायमंड्स और बेड ज्वेलरी के काफी शौकीन रहे हैं और इन सब चीजों के शौकीन रहने की वजह से इसमें हमें बहुत सारी वैरायटियां मिल जाती है। ओके, हम डायमंड को रिंग में भी पहनते हैं, एब्सोल्युटली ब्रेसलेट में भी पहनते हैं। ओके, एब्सोल्युटली वो जो क्वीन और जो क्वीन थी या बहुत सारे किंग्स थे जो हार पहनते थे उसमें भी वो डायमंड लगाते थे। ओके, और एक बहुत सारे किंग्स तो ऐसे भी थे जो अपनी पगड़ी पे भी डायमंड लगाते थे। तो वैरायटी ऑफ डायमंड्स इज इजीली फाउंड इन ग्रेट डील जस्ट बिकॉज वी आर फॉन्ड ऑफ इट। ओके, अर्लियर रिच एंड रॉयल पीपल यूज्ड टू वेयर डायमंड ज्वेलरी अपार्ट फ्रॉम गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अगर पहले के जमाने की बात करें तो पहले के अपने जितने भी राजा रजवाड़े थे वो तो बहुत खानदानी थे, बहुत अमीर थे, बहुत प्रॉस्परस थे। तो वो लोग गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहनते थे। गोल्ड तो आम जनता के लिए था। लेकिन जो इतने बड़े बड़े किंग्स और क्वींस थी वो लोग क्या पहनते थे? वो लोग सिर्फ और सिर्फ डायमंड को ही पहनना पसंद करते थे। क्या बात है बॉस। ओके, डायमंड्स, रूबीज, बेड्स, emerald and topaz were found to adorn and beautify the thrones and crowns and jewelry like bracelet and garland etc of kings। Okay, मैंने जैसे बताया इस तरह से। Okay, कितने टाइप के डायमंड्स मिलते हैं? Just have a look over here। डायमंड्स तो मिलते ही है। रूबीज are always red, beads are always yellow or white। Okay, emerald is always green। Okay, topaz is always blue। Topaz is always yellow। Jade is always blue। Jade is a type of a diamond, I can tell you। ओके, तो आप इसमें जेड भी इंक्लूड करना चाहे तो कर पाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो इतने सारे डायमंड्स इंडिया में आसानी से मिलते हैं। मूनस्टोन, ओके, मूनस्टोन जो लाइट ग्रीन आता है उसे मूनस्टोन बोलते हैं। तो मूनस्टोन डायमंड भी यहाँ पे मिलता है। तो देखिए कितने वेराइटी ऑफ डायमंड्स अपने यहाँ है। डायमंड्स तो है ही है। रूबीज आर रेड, यू नो दैट। बेड्स भी काफी महंगे आते हैं। अगर ओरिजिनल वाले अगर हम लेने जाएंगे तो बेड्स 2 कलर के आते हैं, व्हाइट भी आते हैं, येलो भी आते हैं। एमराल्ड इज ऑलवेज ग्रीन, टोपाज इज ऑलवेज येलो। ओके, ये मूनस्टोन जिसे लाइट ग्रीन हम बोल सकते हैं। जेड भी एक डायमंड का ही टाइप है, वो ब्लू वाला रहता है। ये सभी इंडिया में पाए जाते हैं। ओके, और वो सब करते क्या है? तो दे वर यूज्ड टू adorn means you can say deck up means decorate and beautify the thrones and crowns। जितने भी क्वींस थी, जितनी भी किंग्स थे, उनके ऊपर जितने भी थ्रोन्स लगे हुए थे या क्राउन्स लगे हुए थे, उन सभी को
यू नो दैट वेल कि एड ऑन करने का काम या ब्यूटीफाई करने का काम एब्सोल्युटली ये सब डायमंड्स ही करते थे। वो लोग ब्रेसलेट भी पहनते थे, वो लोग जो हार पहनते थे, हार को गार्लैंड बोलते हैं, वो हार पहनते थे, सभी में किंग्स सभी में डायमंड का ही यूज करते थे। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि अगर कोई लड़की मिस वर्ल्ड बनती है या मिस यूनिवर्स बनती है तो उसके ऊपर भी एक कोरोनेट रखा जाता है, कोरोनेट, ओके, तो कोरोनेट रखा जाता है, सरताज रखा जाता है, वो सरताज भी प्योर डायमंड से ही बना हुआ है, शायद आपने कहीं भी देखा हो, ओके फाइन। बेड वर्क इज आल्सो फाउंड प्रोमिनेंट इन गुजरात, ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात डायमंड इंडस्ट्री में प्रोमिनेंट है, नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेड वर्क यानी मोती की कला कारीगिरी में भी हम लोग नंबर 1 चल रहे हैं, गुजरात नंबर 1 चल रहा है। अगर आपको गुजरात में कहीं पे जाना है कि जहां पे बेड वर्क बढ़िया से बढ़िया होता है तो एक जगह का नाम अहमदाबादी अच्छी तरह जानते हैं और वो जगह का नाम है मानेक चौक। पहुंच जाइए अहमदाबाद में मानेक चौक पे चले जाइए, मानेक चौक की जितनी भी ज्वेलरी शॉप है वो सभी की सभी बेड वर्क्स पे ही चलती है, ओके। तो मानेक चौक में ज्यादा काम किसका है, गोल्ड या सिल्वर या डायमंड का काम नहीं होता, मानेक चौक में ज्यादा काम होता किसका है, तो एब्सोल्युटली वो बेड का काम होता है। तो अच्छी खासी इंडस्ट्रीज बेड की मानेक चौक में डेवलप हुई है। जब भी कभी आप अहमदाबाद आए और अगर आप अहमदाबाद में है तो डू विजिट दिस प्लेस, फाइंड द ब्यूटीफुल बेड, तोरन्स, पचित, पॉट्स, बारी इज इक्वल टू विंडो, ओके, बारी इज इक्वल टू विंडो, विंडो इज कॉल्ड विंडो की जो ग्रिल रहती है उसे गुजराती में क्या बोलते हैं, उसे गुजराती में बारी बोलते हैं। चकड़ा इज अ थिंग जिसे वॉल डेकोरेट करने के लिए रखा जाता है, ट्रेडिशनल वॉल पीस यहाँ पे लिखा हुआ है, डेकोरेटिव कोकोनट यूज्ड एट द टाइम ऑफ सेरेमनीज, लगन नारियल, ओके। अभी भी आप जानते हैं गुजराती ट्रेडिशन में या हिंदू ट्रेडिशन में ऐसा है कि जब भी किसी की शादी हो रही हो तो हम उसको जाके पहले ₹1.25 रुपए के साथ उसे नारियल देते हैं, जो नारियल उसे क्या बोलते हैं, लगन ना नारियल, गुजराती में उसको क्या बोलते हैं, लगन ना नारियल ऐसा बोलते हैं, ओके। ओढ़नी, मोडिया is equal to what, a net which covers the mouth of a bullock or horse, okay, मोडिया is equal to बुलोक, और जो हॉर्स रहते हैं वो कहीं पे भी खाने के लिए मुंह मारते रहते हैं तो उनके मुंह पे वो लोग नेट जो ढक के रखते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, मोडिया रखते हैं, ताकि कहीं पे भी वो मुंह मार के खा ना ले कुछ भी, ओके। तो फाइन, हैंड फैंस, पहले के जमाने में लाइट बहुत जाया करती तो हैंड फैंस बनते थे, आप जानते ही हो, ओके। एनिमल बैक कवर, झोल एक्सेट्रा एंड डिटेल्ड इन ए यूनिक आर्टिस्टिक वे, इन सभी चीजें, ये सभी चीजें एंशिएंट इंडिया में बनाई जाती थी, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे व्हीकल्स नहीं थे, तो जो जितने भी एनिमल्स है, हॉर्स या कैमल या बुलॉक्स या जैसे जितने भी एनिमल्स उनके थे वो सभी एनिमल्स पे ही वो लोग सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। और वैरायटी ऑफ यूजेस एनिमल्स यू कैन फाइंड इट ओवर इन एंशिएंट इंडिया। तो एब्सोल्युटली इन सब चीजों के लिए ये सब डेकोरेटिव चीजें उस टाइम पे बनाई जाती थी। घर भी बहुत सादे रहते थे, सिंपल से मकान रहते थे, तो मकान को भी डेकअप करने के लिए या डेकोरेट करने के लिए चकड़ा जो कोई भी है, पॉट जो कोई पण है, या पक्षी या तोरण जो कोई पण है, वो बहुत सारी चीजें थी जो उस टाइम पे बनाई जाती थी, ओके फाइन। इस तरह आजकल के जमाने में भी आप देख लो कि भाई जब भी कोई इंटीरियर डेकोरेटर आपका घर विजिट करेगा तो वो काफी सारी चीजें आपको सजेस्ट करेगा, तो उस जमाने में ये सारी चीजें सजेस्ट की जाती थी। India has been a leading country in jewelry since time immemorial. Okay, you know that well कि ज्वेलरी में इंडिया का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, और आगे के लिख के रखिए आगे के 50 सालों तक इंडिया का कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं है। हम सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट रहेंगे इन बिजनेस ऑफ ज्वेलरी। Okay, India is the only country in the world where expertise can be seen in animal work apart from the gold and silver work. देखिए ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी में सिर्फ और सिर्फ हम डायमंड का काम करते हैं या बेड्स का काम करते हैं या गोल्ड का या सिल्वर का ही काम करते हैं, नहीं, हम उस टाइम पे एनिमल वर्क में भी काफी प्रोमिनेंट थे, काफी आगे बढ़े हुए थे। अब ये एनिमल वर्क क्या है उसका भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। एनिमल वर्क मीन्स द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ inline the bright colors like red, green and blue in the gold, silver ornaments like rings, bangles, earrings, keychains, chains, etc. Okay, तो एब्सोल्युटली यहाँ पे देखिए ये एनिमल वर्क करता क्या है। तो ये एनिमल वर्क एक ऐसी एक कला है जिसमें क्या होता है कि ब्राइट कलर का इस्तेमाल होता है।
कौन कौन से ब्राइट कलर? तो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ये सब ब्राइट कलर है। और वो ब्राइट कलर किसके ऊपर लगता है? ये ब्राइट कलर लगता है गोल्ड के ऊपर लगता है, सिल्वर के ऊपर लगता है, या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स के ऊपर लगता है, या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स के ऊपर लगता है। जो रिंग्स होती है, इयररिंग्स होती है, की चेन्स होते हैं, चेन्स होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, तो उसपे अगर थोड़ा बहुत भी कोई अपने को बॉयंट रंग अगर चढ़ाना हो तो वो बॉयंट रंग चढ़ा सकते हैं। और ये जो बॉयंट रंग चढ़ाने का काम है उसे हम क्या बोलते हैं? एनिमल वर्क इसे बोलते हैं। एक्सपर्ट्स ऑफ एनिमल वर्क आर सीन स्पेशली इन जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। ओके, एनिमल वर्क का काम सबसे ज्यादा इंडिया में काम होता था, तो एनिमल वर्क का काम सबसे अच्छी तरह और सबसे बढ़िया वाला काम जयपुर में होता था। उसके बाद दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और हैदराबाद में भी एनिमल का काम कुछ अच्छी तरह से हो ही जाता था। चलिए, तो आज के लेक्चर में कुछ इतना ही रखते हैं। दोनों के दोनों सवाल मोस्ट आईएमपी एंड आई वांट यू टू लर्न बोथ ऑफ देम बाय हार्ट। जल्दी से इसे लर्न कर लीजिए। चलिए, हियर डीएम से साइनिंग ऑफ। थैंक यू।